हेलो एवरीवन, वेलकम टू लिटरेचर लाइट हाउस। आज की क्लास हमारी आंसर राइटिंग पे बेस्ड है और क्या वो मिस्टेक्स हैं जो आपको अवॉइड करनी चाहिए जब भी आप आंसर राइटिंग करें। ये उन सभी बच्चों के लिए है जो सब्जेक्टिव एग्जाम दे रहे हैं या देने वाले हैं। तो आप उन सारी मिस्टेक्स को कैसे अवॉइड कर सकते हैं और कैसे अपने मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं, हम आज इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा इन सभी पॉइंट्स के बाद में मैंने दो क्वेश्चन यहाँ पे ऐड किए हैं। एक क्वेश्चन है आपका लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज से और दूसरा क्वेश्चन है आपका जॉर्ज ऑरवेल के एनिमल फॉर्म से। तो उन दोनों क्वेश्चन के आंसर आप एक एग्जाम्पल फॉर्म में देखिए कि कैसे लिखे जाते हैं। मैं एक बात बताना चाहूँगी कि यहाँ पे आंसर प्रोवाइड करने का मतलब ये नहीं है कि जब आप आंसर लिखें तो आपको सेम टू सेम आंसर लिखना है। ये सिर्फ आपको एक आइडिया देने के लिए है कि आंसर कैसे लिखे जाते हैं। आप उसमें अपनी तरफ से कुछ पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग हैं जो इस समय कन्फ्यूज़न में हैं कि आंसर प्रॉपर्ली लिखा कैसे जाए। और देखा जाए तो आप सबने आंसर लिखे ही हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन में सबने ऑलमोस्ट 10 पेजेस के भी आंसर लिखे हैं, मुझे पता है। लेकिन अब आप देखें तो बहुत ज़्यादा वर्ड लिमिट नहीं है। 200 वर्ड्स एंड 125 वर्ड्स कोई बहुत ज़्यादा लिमिट नहीं है। लेकिन आपके सामने ये सवाल है कि उन वर्ड लिमिट में हम सारे पॉइंट्स को कैसे कवर करें कि आंसर स्ट्रक्चर में भी लगे, सारे पॉइंट्स भी कवर हों और आपको बढ़िया मार्क्स भी मिले। तो आज हम उसी सब के बारे में डिस्कशन करेंगे। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो अभी रिसेंटली जुड़े हैं, तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि जो पिछले 2 वीडियोस हैं आंसर राइटिंग पे, वो एक बार आप ज़रूर देख लीजिए क्योंकि उसमें भी मैंने बहुत सारे मेजर पॉइंट्स इंक्लूड किए हैं और आप ये सारे पॉइंट्स को लिखते जाएं। ऐसा नहीं है कि आपने वीडियो देखा और फिर भूल गए। जब आप नोट कर लेंगे तो आप जब भी आंसर राइटिंग करने बैठेंगे तो आपके माइंड में वो सारे पॉइंट्स आएंगे। और आप सभी लोगों से मेरी एक और रिक्वेस्ट है कि जो भी आंसर राइटिंग अभी सोच रहे हैं करने को या वो सोच रहे हैं कि जब फाइनल आंसर की आ जाए एलटी ग्रेड की या आपका रिजल्ट आ जाए तो आप आंसर राइटिंग करने बैठो, तो मुझे लगता है कि ये आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं। क्योंकि आपको प्रैक्टिस करने में टाइम लगेगा, आपको उस लेवल तक आने में कि आप एग्जाम के लिए एकदम बेहतर तरीके से लिख सकें, उसमें आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है कि आपने कुछ लिखा नहीं है ऑब्जेक्टिव के अलावा। या नोट्स भी बनाए हैं तो आपने अपने मन से नहीं बनाए हैं, किसी ने डिक्टेट कर दिया है तो आपने बोल दिया है या आपने कहीं से देख के लिखा है। अब आपको अपनी एनालिटिकल एबिलिटी पे काम करना है। जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ें आपको उसको समझना है। अगर मैं नॉवल की बात करूँ तो आपको कैरेक्टर समझना है, उसकी सेटिंग्स याद रखनी है, उसका पब्लिकेशन ईयर याद रखना है, कैरेक्टर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सब कुछ आपको याद रखना है। और ऐसे पोएम में आपको सिंबोलिज्म याद रखना है, मेजर लाइन्स याद रखनी है। तो मैं बहुत जल्दी आपके लिए कोटेशन की भी एक वीडियो लाऊंगी जिसमें जो भी वर्क है, लाइक नॉवल, सारे नॉवेल्स को इंक्लूड करूंगी मैं, इंपॉर्टेंट लाइंस, उसके अलावा पोएम की इंपॉर्टेंट लाइंस, जिससे आपके आंसर राइटिंग में काफ़ी मदद मिले। तो जल्दी ही मैं लाऊंगी, आप लोग कनेक्टेड रहिए। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। मिस्टेक्स दैट रिड्यूस मार्क्स इन योर आंसर राइटिंग इन योर मेन एग्जाम और कैसे उसे अवॉइड करें। पहली बात तो ये है कि अगर कोई क्वेश्चन आपका डिफिनीशन से पूछा गया है तो आप उसे डिफाइन ना करके डायरेक्ट आंसर लिखना शुरू कर दें, तो ये आपकी मार्क्स डिडक्ट कर देती है। या अगर आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है आप उस कॉन्टेक्स्ट को फॉलो नहीं करेंगे तो ये आपके मार्क्स डिडक्ट करेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया कि आप शेक्सपियरियन ट्रेजेडी पे एक नोट लिखिए, तो अगर आपको ट्रेजेडी नहीं पता है क्या होती है, अगर आपको ये नहीं पता है कि शेक्सपियरियन ट्रेजेडी की क्या फीचर्स हैं, आपको ये नहीं पता है ट्रैजिक हीरो क्या होता है, ये नहीं पता है ट्रैजिक फ्लॉ क्या होता है, ये नहीं पता है, आपका आंसर अधूरा होगा। मतलब आप डायरेक्ट हैमलेट का एग्जाम्पल लेके लिखना शुरू कर दें तो ये आप एक गलती करेंगे। तो कभी भी आपको आंसर डायरेक्टली एक्सप्लेनेशन के साथ नहीं लिखना है, आपको चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप लिखना है। ओके, क्योंकि एग्जामिनर को कुछ नहीं पता है कि आपको आंसर आते हैं नहीं आते हैं। ये आपको पता है कि आपको कॉन्सेप्ट पूरी तरह से पता है, लेकिन एग्जामिनर को नहीं पता है। इसलिए आप लोगों को ये पॉइंट जरूर ध्यान रखना है कि आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना है और चीजों को एकदम कोहेरेंट वे में लिखना है। दूसरी चीज, हमेशा वन वन और टू लाइन की डेफिनेशन के साथ स्टार्ट करें और ईयर आपको जरूर लिखना है।
जैसे कि आपसे पूछ लिया गया लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज, तो लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज का आपको साथ में ईयर भी लिखना है। वहां ऐसे मेंशन नहीं होगा कि आपको ईयर लिखना है, ये एक एलेगरी है, ये आपको मेंशन करना है। ओके, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल देखिए, रिनेसा से क्वेश्चन आया। फॉर एग्जांपल रिनेसा से क्वेश्चन आया, कुछ भी क्वेश्चन, ठीक है। तो रिनेसा मीन्स रीबर्थ ऑफ क्लासिकल लर्निंग एंड इट बिगैन इन इंग्लैंड इन द लेट 15th सेंचुरी। ये आपने जैसे लिखा, ठीक है। तो ये आपका एक एग्जाम्पल हो गया, इससे आपके जो आंसर है वो ऑथेंटिक माने जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है वर्ड लिमिट को इग्नोर करना। ये तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे इस चीज का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते हैं। अगर 125 की वर्ड लिमिट है और आपने 200 वर्ड्स लिख दिया तो आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे। आपका 200 वर्ड्स की वर्ड लिमिट है और आपने 250 लिख दिया तो ये भी आपकी कटिंग हो जाएगी, मतलब मार्क्स कट हो जाएंगे। अब ऐसा नहीं करना है कि आपको एग्जाम में काउंट करने हैं बैठ के वर्ड्स, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। जब आप लिखने की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि आपके एक लाइन में कितने वर्ड आ रहे हैं, 6 वर्ड आ रहे हैं कि 8 वर्ड आ रहे हैं, आपको एक आइडिया लग जाएगा। तो आप उस हिसाब से एक बार काउंट कर लीजिए कि आपके कितनी लाइंस में आपके प्रॉपर वर्ड्स हो रहे हैं। ऐसा एग्जैक्ट नहीं है कि 125 है तो 125 ही आप लिखेंगे। आप एक दो वर्ड थोड़ा ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप 200 वर्ड की वर्ड लिमिट में लिख दें, तो ये आपका गलत हो जाएगा। क्योंकि एग्जामिनर को इतना तो आइडिया होता है कि कितनी लाइंस में ये आंसर कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो आप क्या मिस्टेक्स करते हैं, या तो आप बहुत ज्यादा शॉर्ट लिख देंगे या तो बहुत ज्यादा लॉन्ग लिख देंगे। शॉर्ट लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका आंसर इनकम्प्लीट हो जाएगा, और अगर लॉन्ग लिखेंगे तो आपका आंसर प्रिसाइज नहीं होगा, कॉम्पैक्ट नहीं होगा। तो ये आपको मिस्टेक्स अवॉइड करनी है। तो अगर आपको करेक्ट तरीका जानना है तो करेक्ट तरीका क्या है, जब 125 वर्ड्स का आप आंसर लिखें तो आप पैराग्राफ वाइज ही लिखें। एक आपको छोटा पैराग्राफ लिखना है जो काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन होना चाहिए, और उसके बाद आप सेकेंड पैराग्राफ में उस आंसर को थोड़ा इलाबोरेट करिए, ठीक है। तो आपका 2 पैराग्राफ में ये समाप्त हो जाना चाहिए, छोटा ही होगा, बहुत ज्यादा बड़ा आंसर नहीं होगा। आपके माइंड में बहुत सारे आइडियाज होंगे कि ये भी लिख दे वो भी लिख दे, लेकिन अब जितना वर्ड लिमिट आप उतना ही तो लिखेंगे। तो मुझे लगता है कि जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप सब लिख लेंगे, ठीक है। रही बात 200 वर्ड्स की, तो देखिए इसमें 3 आपको पॉइंट ध्यान रखना है। पहला इंट्रोडक्शन पार्ट, दूसरा बॉडी एंड थर्ड कंक्लूजन। इसमें देखिए अगर हम पैराग्राफ वाइज बात करें तो इसमें छोटे छोटे अगर आप पैराग्राफ करें तो 5 पैराग्राफ छोटे छोटे हो सकते हैं, ठीक है। 3 पैराग्राफ आप बॉडी के लिए कर सकते हैं, छोटे छोटे, बहुत ज्यादा बड़े नहीं। लेकिन अगर मैं वैसे बात करूं नॉर्मली, तो आप 3 पैराग्राफ में भी इस आंसर को समाप्त कर सकते हैं। पहला इंट्रोडक्शन, दूसरा बॉडी एंड कंक्लूजन। लेकिन बात वही है, फिर आपका पैराग्राफ बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो शायद वो देखने में उतना अच्छा ना लगे। इसके अलावा 200 वर्ड का जो आंसर है आप हेडिंग वाइज भी लिख सकते हैं, छोटी छोटी सी आप हेडिंग बना के लिख सकते हैं। हेडिंग वाइज जो आप आंसर लिखते हैं तो थोड़ा बहुत ज्यादा दिखने में भी अच्छा लगता है और आपका स्ट्रक्चर में भी रहता है। तो अब ये आपके ऊपर है कि आप किस मेथड को ज्यादा प्रेफर करते हैं। थर्ड मिस्टेक आपकी होती है, आप ईयर कोई भी मेंशन ना करो। ये भी बहुत कॉमन मिस्टेक्स है। तो मैं इसके ईयर के लिए भी आपके लिए एक वीडियो बहुत जल्दी बनाऊंगी, क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने एलटी ग्रेड में ईयर्स याद किए थे, बहुत सारे बच्चे जो भूल चुके हैं या जिन्होंने याद नहीं किया था। तो अब उन्हें लग रहा है कि आंसर राइटिंग में ईयर का क्या काम। तो देखिए ऐसा नहीं है, आपको सभी वर्ग के सामने जब आप ईयर लिखेंगे तो आपके नंबर बढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है। इसके अलावा जैसे मूवमेंट है, जैसे भी हमने रेनेसा का क्वेश्चन डिस्कस किया, तो उसमें आपने टाइम पीरियड ब्रैकेट में नहीं लिखा तो फिर भी आपके मार्क्स कट जाएंगे। क्योंकि आप जब टाइम लिखते हैं, आप जब किसी भी वर्क का आप जॉनरा लिखते हैं कि किस जॉनरा में लिखा गया, या आपके उसके मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो भी है लिखते हैं, तो आपको आपसे ये पता चलता है आपके आंसर से कि आपने कितना पढ़ा है ना। क्योंकि वहां पे आपकी एकेडमिक एक्यूरेसी चेक करना है, आपकी एनालिटिकल जो एबिलिटी है वो चेक करना है, ना कि आपकी स्टोरी राइटिंग देखनी है। सबको पता है कि क्या है ना। तो करेक्ट मेथड क्या है, जैसे कि आपको हमेशा अपने आंसर में एक ईयर या एक एज तो मेंशन करना ही है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे एलिजाबेथन एज से कोई आंसर आया या शेक्सपियर से कोई आंसर आया तो आप एलिजाबेथन एज का टाइमलाइन लिख सकते हैं। इससे क्या होगा, इससे आपके आंसर जो है वो ऑथेंटिक हो जाएंगे, ठीक है। नॉट राइटिंग नेम्स ऑफ राइटर एंड वर्क्स, तो कई बार ये भी है, जैसे एलिजाबेथन ए से कोई क्वेश्चन आया या रिनेसा से कोई क्वेश्चन आया, तो आपने सिर्फ रिनेसा पे पूरा फोकस कर दिया, लेकिन आपने उससे एसोसिएटेड ना तो कोई राइटर लिखे ना तो कोई वर्क लिखे,
तो आपका आंसर अधूरा हो जाएगा। ठीक है, जैसे रिनेसा या रोमांटिसिज्म दोनों मूवमेंट, या उसके अलावा कोई और मूवमेंट भी, मेटाफिजिकल पोएट्स या कोई भी मूवमेंट आपसे पूछा गया और आपने राइटर का नाम नहीं लिखा, केवल मूवमेंट पे ही पूरा फोकस कर दिया, कोई भी एग्जाम्पल ऐड नहीं किया, तो आपके मार्क्स फिर कट जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके आंसर को सपोर्ट करने के लिए प्रॉपर पॉइंट होने चाहिए। ठीक है, तो आपका करेक्ट मेथड क्या होगा? कम से कम मिनिमम आप एटलीस्ट 2 राइटर्स और 1 वर्क तो मेंशन करें ही करें। ओके, जैसे अगर हम बात करें रेनेसा की, तो आप शेक्सपियर का हैमलेट एंड क्रिस्टोफर मार्लो का डॉक्टर फॉस्टस ऐड कर सकते हैं कि कैसे ये ह्यूमनिज्म का बेस्ट एग्जाम्पल है, कैसे ये इंडिविजुअलिटी को दिखा रहा है ये वर्क। ठीक है, तो आप इन पॉइंट्स को नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है राइटिंग लाइक नोट्स नॉट आंसर। आप में से बहुत लोग हैं जो आंसर को लिखते वक्त एकदम नोट्स जैसे बनाने लगते हैं। जैसे कि नोट्स जैसे बनाने का मतलब ये है कि आपसे जितना पूछा गया आप वो नहीं पूछ के बहुत लेंथी लिख रहे हैं। ठीक है, एकदम आप एक्सप्लेन कर रहे हैं चीजों को। क्वेश्चन जो पूछा गया आपको वही लिखना है, आपको नोट्स नहीं बनाना है, आपको आंसर लिखना है। तो आप उस मिस्टेक्स को अवॉइड करिए। तो आपको करना क्या है, हमेशा आप पॉइंट को ध्यान में रखते हुए बुलेट पॉइंट्स में आप जैसे लिखते हैं, ठीक है, या हेडिंग आप लिखते हैं बिना एक्सप्लेनेशन की, या वन लाइनर पॉइंट लिखते हैं, तो ये तीनों जो आपकी मिस्टेक्स हैं, ये आपकी क्या होती है, नोट्स मेकिंग की होती है। यदि आप बुलेट पॉइंट्स में लिख रहे हैं या बिना एक्सप्लेनेशन के हेडिंग आपने बना दी, हेडिंग आपने बनाई, जैसे यहाँ पे सपोज दैट आपने हेडिंग बनाई, ठीक है, और आपने इससे रिलेटेड 2 लाइन लिख दी, बस खत्म, तो क्या आपका आंसर कंप्लीट माना जाएगा? या आपने बुलेट पॉइंट में वो ऐसे ऐसे यहाँ पे लिख दिया, या आपने वन लाइनर का पॉइंट लिख दिया, तो क्या आपका आंसर कंप्लीट माना जाएगा? नहीं माना जाएगा, क्योंकि आपका जो एग्जाम है वो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम नहीं है, या नोट्स मेकिंग का एग्जाम नहीं है। तो आपको हमेशा जब भी लिखना है, या तो प्रॉपर पैराग्राफ में लिखना है, या अगर आप हेडिंग में भी लिखें तो आपके एटलीस्ट 4-5 लाइन या 3-4 लाइन तो आपकी होनी ही चाहिए। मतलब इतनी होनी चाहिए कि आपको वो थॉट उस हेडिंग के अंदर कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो आपको इन चीज़ों को ध्यान रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है आज का, क्योंकि आप में से सभी लोग या मैक्सिमम ऑलमोस्ट हर ही लोग ये मिस्टेक्स करते हैं, और यदि आप इनको ध्यान में रख के आंसर लिखेंगे तो आपके मार्क्स बढ़ने की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, नेक्स्ट है टू फिलोसॉफिकल या कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग ये बिलीव करते हैं कि जितना डिफिकल्ट हम वोकैब यूज करेंगे या ज्यादा फिलोसॉफिकल आंसर लिखेंगे तो ज्यादा मार्क्स आपके सिक्योर होंगे, पर ऐसा नहीं है। आप यदि बहुत ज्यादा हैवी लैंग्वेज, डेकोरेटिव या वैग लैंग्वेज, आप वैगी लैंग्वेज ऐड करते हैं तो आपके मार्क्स जो है वो कट जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको क्लैरिटी दिखानी है अपने आंसर में, आपको वोकैबुलरी नहीं शो ऑफ करनी है। ठीक है, तो आप इस पॉइंट को भी अवॉइड करेंगे कि ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज आपको नहीं लिखनी है, ना बहुत फिलोसॉफिकल वे में जाना है, आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखनी है। छोटे छोटे सेंटेंस, बहुत लेंदी सेंटेंस भी आपको अवॉइड करने हैं, क्योंकि आप में से बहुत लोग लेंदी सेंटेंस लिखते हैं, आपका थॉट ही नहीं खत्म हो रहा है, तो वो जो है आपको ये मिस्टेक्स भी अवॉइड करनी है। सिंपल सेंटेंस, सिंपल वे में आपको लिखना है। ठीक है, तो आपको क्या करेक्ट वे है आपका? सिंपल, डायरेक्ट एंड एकेडमिक इंग्लिश। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं आपको मिस्टेक्स भी बता रही हूँ, लेकिन आपको ये भी बता रही हूँ कि आपको कैसे इंप्रूव करना है, ताकि आप उसको हमेशा ध्यान में रखें। ठीक है, एक पॉइंट हमेशा याद रखें, जो सिंपल लैंग्वेज होती है वो ज़्यादा फैंसी होती है, ज़्यादा आपके लिए अट्रैक्टिव होगी। ठीक है, नेक्स्ट जो कॉमन मिस्टेक्स है वो है नो कंक्लूजन। नो कंक्लूजन, ये आप लोग बहुत ज़्यादा लिखते हैं, स्पेशली अगर आपके लास्ट की जो आंसर मैं देखूँ, लास्ट का जो 1 घंटा या आधा घंटा जो बचता है, या आपका 45 मिनट्स जो बचता है, उसमें ये मिस्टेक्स आप करते हैं कि आंसर बस लिख दिया, कोई स्ट्रक्चर नहीं, कोई कंक्लूजन नहीं, 1-2 पैराग्राफ में समाप्त कर दिया। तो ये आपको आंसर ऐसा नहीं करना है, आपको कभी भी एब्रप्टली आंसर नहीं एंड करने हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप जैसे सपोज दैट रेनेसा का ही लिख रहे हैं, या आप शेक्सपियरियन ट्रेजेडी का ही लिख रहे हैं, और आप सारे फीचर्स बताते हुए बस आंसर खत्म कर दें, तो क्या आपका ये आंसर माना जाएगा कंप्लीट? नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो आपकी जैसे आंसर जो लास्ट में आता है, तो इसमें ऐसे वर्ड होते हैं 10 वर्ड या देयर फोर। ठीक है, इस तरह के वर्ड्स आप यूज करते हैं कंक्लूजन में। ठीक है, जिससे आपका, या टू सम अप, ऐसे भी आप वर्ड्स यूज करते हैं कंक्लूजन में। तो इस तरह आपको वर्ड्स यूज करने हैं
जब आप कंक्लूड करें, जिससे आपका आंसर कंप्लीट समझ में आए। वाई मार्क्स कट, अब ये बताइए कि आपके मार्क्स क्यों कटते हैं? क्योंकि जब आप कंक्लूजन नहीं लिखेंगे तो आपका आंसर इनकम्प्लीट लिखेगा, इमैच्योर लगेगा। ठीक है, तो हमेशा आप कंक्लूजन में ज़्यादा नहीं बट 1-2 लाइन आप कंक्लूजन में लिखें, लाइक 2 लाइन्स आप लिखें। हमेशा लिंक करें इसे पहले वाले पार्ट से, जो आपने ऊपर जो आंसर लिखा है उससे लिंक करते हुए ही आपको कंक्लूजन देना है। नेक्स्ट जो मिस्टेक है, जो मैंने आपसे भी यहाँ भी बोली, कि आपको आंसर जो भी मैं दिखाऊंगी वो आपको सेम टू सेम नहीं लिखना है, आपको अपनी लैंग्वेज में लिखना है। तो कई बार आप में से बहुत सारे बच्चे जो कोचिंग से नोट्स मिलेंगे या मिलते हैं, आप उसको सेम टू सेम याद कर लेते हैं और आप उसे लिख लेंगे। तो अब ये बताइए कि अगर एक कोचिंग में 100 बच्चे हैं और से सारे बच्चे वही लैंग्वेज लिख रहे हैं, तो क्या आपका कुछ अलग हुआ? नहीं हुआ। तो आप अगर गाइड बुक से या नोट्स से आप रिपीटेड जो भी लैंग्वेज है उसी में रिपीटेड लाइंस फॉर्म में आप लिखते हैं, जैसा जो स्ट्रक्चर दिया आप वैसा ही लिख लिए, अपने आप आपने अपनी कोई क्रिएटिविटी दिखाई नहीं, तो फिर आपके मार्क्स भी कट जाएंगे, क्योंकि वो बहुत मैकेनिकल लगता है। आपका जो फ्लो है आंसर का वो नहीं आता है, वो बहुत मैकेनिकल लगता है। ऐसा समझ में आता है कि आपने कोई अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप ही नहीं करी है। ठीक है, बस मतलब रटने जैसा लगता है, कॉपी पेस्ट टाइप लगता है, तो आपको ये पॉइंट भी याद रखने हैं। नेक्स्ट देखिए, राइट इन योर ओन स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज इवन इफ सिंपल वे। तो आपका ये तरीका कैसे सुधर सकता है, कैसे इंप्रूव हो सकता है? आपको अपनी लैंग्वेज में लिखना है, अपनी लैंग्वेज को आपको स्ट्रक्चर्ड वे में करना है। भले ही आपको बहुत कॉम्प्लेक्स ना लगे, बहुत ही आपको वोकैब अच्छी लगे ना लगे, लेकिन सिंपल भी आंसर रहेगा तो भी आपको नंबर मिलेगा, क्योंकि उसमें आपने अपना आंसर खुद लिखा है। तो जैसे अगर आप देखें, आप में से बहुत लोग टीचर भी होंगे, तो अगर आप अगर एज अ टीचर अगर आपने बच्चों की कॉपी चेक करी है, तो वहां पे अगर बच्चों की आपने कॉपी चेक करी और 2 आंसर मैच कर रहे हैं, तो क्या आप नंबर देंगे? नहीं देंगे, चाहे कितना भी आंसर अच्छा लिखा हो। तो सेम चीज है। ठीक है, नेक्स्ट जो कॉमन मिस्टेक्स है वो ये है कि मिक्सिंग 2 क्वेश्चन इन 1 आंसर। अब ये कैसे हो गया? आप सोचेंगे 2 क्वेश्चन को एक आंसर में कैसे मिक्स कर दिया? मतलब ये है कि आपसे क्वेश्चन पूछा गया है फीचर्स, डिस्कस द साइलेंट फीचर्स ऑफ रेनेसा, डिस्कस द साइलेंट फीचर ऑफ एलिजाबेथन एज, या कोई भी क्वेश्चन, बट आप क्या लिख रहे हैं? फीचर्स के बजाय आप पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड लिखने लगे। तो ये गलत है। आपसे पूछा गया है फीचर्स और आप लिख क्या कर रहे हैं? हिस्ट्री। तो अगर आप हिस्ट्री लिखेंगे फीचर्स के बजाय, तो क्या आपको मार्क्स मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वो आंसर तो आपका है ही नहीं कॉपी में। तो ये आपके मतलब डायरेक्ट ही आंसर डिडक्ट हो जाएंगे, सॉरी मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल 10 मार्क्स का है तो शायद आपको 2 ही नंबर मिले या ना ही मिले, पता नहीं, है ना? तो आपको हमेशा जो भी क्वेश्चन में कीवर्ड आया, जैसे अगर डिस्कस डिस्कस वर्ड आ गया, सपोज दैट डिस्कस आ गया, ठीक है, एक्सप्लेन आ गया, ठीक है, या कुछ भी वर्ड है, बहुत सारे वर्ड्स आते हैं, तो आपको हमेशा उन वर्ड्स को अंडरलाइन करना है और आप समझ पाए कि क्या वर्ड का क्या मतलब है। तो इसके लिए भी मैं एक जल्दी ही लेक्चर लाऊंगी, कि जो क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स हैं जो आपकी क्वेश्चन के स्टार्ट में ऐड होते हैं, सबका क्या मतलब होता है अलग अलग, हम इसको जल्दी ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये आप समझिए कि कीवर्ड क्या है, इसका क्या मतलब है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है बैड प्रेजेंटेशन। बैड प्रेजेंटेशन में 2 चीज आएंगी। पहले तो जो लिखी है वो हम डिस्कस करते हैं। पहली तो नो पैराग्राफ ब्रेक। आप में से क्या है, बहुत लोग, जैसे ये कॉपी है, मैंने आपको कॉपी भी दिखाई थी, है ना? यूपीएससी वाली कॉपी जो है वो आप लोग खरीद लीजिए। ठीक है, सभी लोग खरीद लीजिए। जैसे आपने ये आंसर लिख रहे हैं, ठीक है, ऐसी कॉपी आपको एग्जाम में लिखेगी और आपने लिखना स्टार्ट किया, ठीक है, और आपका कोई पैराग्राफ ब्रेक नहीं है, आपने पूरा लिख डाला, पूरा भर डाला पेज, तो आपको लगेगा कि हमने आंसर तो बहुत सही लिखा, है ना? आपको लगेगा हमने आंसर तो बहुत सही लिखा, बट क्या आपका आंसर सही है? ये कोई आपका स्ट्रक्चर नहीं है ना? तो आपको स्ट्रक्चर को फॉलो करना है, आपको पैराग्राफ ब्रेक करने हैं। तो आपको ये भी चीज ध्यान रखनी है कि जब आप पैराग्राफ ब्रेक करेंगे तो आपका प्रॉपर स्ट्रक्चर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका? अनटाइडी हैंडराइटिंग। ये मैंने कई बार बोला आप में से कई लोगों को कि यदि आप आंसर लिख रहे हैं और आपकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है, तो आपको अभी से हैंडराइटिंग की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, आपको अभी से हैंडराइटिंग की प्रैक्टिस करनी, तभी आप धीरे धीरे एग्जाम तक आप अच्छे से लिख पाएंगे। क्या आपको समझ में आई ये बात?
ऐसा मत सोचिए कि आप बहुत अच्छा लिख लेंगे, लेकिन आप जब थोड़ा-थोड़ा करके भी चेंजेस लाएँगे अपनी हैंडराइटिंग में, या आप लिखने की ही प्रैक्टिस एटलीस्ट करें, तो वो ऑटोमेटिक आपकी हैंडराइटिंग ठीक हो जाएगी। ऐसा नहीं कि कोई चमत्कार होगा, कोई चमत्कार नहीं होगा, लेकिन आप जब लिखने की प्रैक्टिस से बाहर हैं, तो आप जब लिखेंगे तो धीरे-धीरे उसमें सुधार आने लगेगा। ठीक है? हैंडराइटिंग इतनी इतनी होनी चाहिए कि एटलीस्ट पढ़ने वाला समझ सके। ठीक है? लेजिबल होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट है नो मार्जिन। जैसे आप जब भी लिख रहे हैं वर्ड्स, तो आपके वर्ड्स में कोई मार्जिन नहीं है। ठीक है? ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रॉपर स्पेसिंग, प्रॉपर मार्जिन का आपको ध्यान रखना है जब भी आप आंसर लिखेंगे। तो ये पॉइंट्स भी आपको याद रखने हैं। तो मार्क्स क्यों कटते हैं? क्योंकि अगर आप देखें तो ये अगर पैराग्राफ ब्रेक नहीं है, या हैंडराइटिंग अनटाइडी है, या कोई मार्जिन नहीं है, तो आपका आंसर का स्ट्रक्चर बिल्कुल खराब लगेगा और इसके कारण इंप्रेशन भी बहुत खराब पड़ेगा। तो आप जो एग्जामिनर है वो ही वुड बी फैटिग, और फिर आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। ठीक है? तो ये तीनों पॉइंट आप ध्यान रखें। इसका करेक्ट वे क्या है? आपको क्लियर पैराग्राफ में लिखना है। क्लियर पैराग्राफ में लिखना है, लाइक आपने एक पैराग्राफ ऐसे लिखा, ओके, और आप फिर दोबारा ऐसा पैराग्राफ लिखें। ठीक है? फिर आप थर्ड पैराग्राफ ऐसे लिखें। ठीक है? तो ये क्या है आपका? ये प्रॉपर स्ट्रक्चर होगा, प्रॉपर स्ट्रक्चर होगा आपका। ठीक है? ये आप ध्यान रखिए। अच्छा, आप में से बहुत लोगों की एक और आदत है, जब आप आंसर की जब भी आप नंबर लिखते हैं तो आप यहीं लिख देंगे, तो ये भी गलत है। ये आपकी जो मार्जिन है वो आपके ए बी सी जो भी आपके पॉइंट्स हैं, या 1 जो है आपका पॉइंट, उसी के लिए ये मार्जिन दी हुई है। तो आप चाहे तो ऐसे लिखते हैं, या आप इस तरीके से लिखते हैं, जैसे भी आप लिखते हैं, तो आपको ये पॉइंट लिखना है। उसके अलावा अगर आप सब पॉइंट के लिखेंगे पॉइंट्स, फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन नंबर 1 है और इसका सब पॉइंट है ए बी सी जो भी, तो आपको सब पॉइंट्स अंदर लिखने हैं। ठीक है? उसको आपको बाहर नहीं लिखने हैं। ये भी आप ध्यान रखें। ओके, तो अब चलिए, आपकी इंप्रूवमेंट में बता रही थी कि क्या करना है। तो क्लियर पैराग्राफ में लिखना है, मार्जिन आपको लिखनी है, मार्जिन आपको थोड़ी सी छोड़नी है, मतलब 2 वर्ड्स के बीच प्रॉपर गैप होना चाहिए। और एक ही बहुत ही पॉइंट है इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन करिए की टर्म्स को। जो भी आप आंसर लिख रहे हैं, जो भी उसमें इंपॉर्टेंट लाइंस है, आप उससे अंडरलाइन कर दीजिए। ठीक है? अंडरलाइन करेंगे तो क्या होगा, वो हाईलाइटेड हो जाएगा। और ऐसा नहीं कि आपको उसे पूरा रंग डालना है, कलरिंग नहीं करनी है आपको, सिर्फ और सिर्फ पेन से अंडरलाइन करना है। तो इसमें से बहुत बच्चों का सवाल है कि ब्लू और ब्लैक पेन से मैं कैसे बार बार टाइम मैनेज करूं। तो आपको अगर नहीं आप मैनेज कर पा रहे बार बार ब्लू और ब्लैक पेन, तो आप बस हेडिंग ब्लैक पेन से आप डाल सकते हैं। बाकी आप कोटेशन वगैरह ब्लू पेन से भी लिख के और फिर बाद में उसे अंडरलाइन कर सकते हैं। या की वर्ड है, जैसे रिनेसा क्या है, इट इज़ अ रिवाइवल ऑफ लर्निंग, तो रिवाइवल ऑफ लर्निंग को आप अंडरलाइन कर सकते हैं, क्योंकि आप बार बार पेन चेंज करेंगे तो ऑब्वियसली टाइम वेस्ट होगा। ठीक है? तो आपको ये पॉइंट्स याद रखने हैं। तो कुछ ये पॉइंट्स थे जो मैंने डिस्कस किए, और एक और पॉइंट है जो आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपके लिए, वो ये है कि आप जेल पेन से कभी भी प्रैक्टिस नहीं करिए, हमेशा आप बॉल पेन का यूज़ करिए। ठीक है? हमेशा बॉल पेन का यूज़ करिए, क्योंकि बहुत बच्चे हैं जो जेल पेन से लिखना पसंद करते हैं, या जेल पेन से उनकी हैंडराइटिंग अच्छी बनती है। तो एग्ज़ाम में जेल पेन अलाउड नहीं है। और अगर आप जेल पेन से प्रैक्टिस कर रहे हैं और आपको अचानक से बॉल पेन से लिखना पड़ जाएगा, तो फिर आपके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी आपके लिए। तो बेहतर है कि आप उसी पेन से लिखें जो आप एग्ज़ाम तक कंटिन्यू कर सकें। तो ये भी आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो ध्यान रखना है। तो अब कौन से की पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं, ओवरऑल देखें तो आपको डेफिनेशन याद रखनी है जो भी आप पढ़ रहे हैं, जैसे मूवमेंट्स वगैरह की आपको स्पेशली फोकस करनी है, या नॉवेल के फॉर्म्स की, ड्रामा के फॉर्म की आपको पता होना चाहिए, मतलब आपका जो टर्म्स एंड मूवमेंट्स वाला जो पार्ट है, ठीक है, आपके नोट्स में है टर्म्स एंड मूवमेंट्स वाला पार्ट, उसकी आपको डेफिनेशन कंप्लीट आपको याद करनी है, क्योंकि जो भी आपके वर्क्स दिए हैं वो कहीं ना कहीं आपके टर्म्स में ऐड है। ठीक है? टर्म्स में ऐड है मतलब जो भी वर्क्स के टाइप हैं, फॉर एग्जांपल अगर एलेग्री है कोई वर्क, तो आपका ऑलरेडी एलेग्री दिया है टॉपिक। कोई वर्क आपका ट्रेजेडी है तो आपका ऑलरेडी दिया है टर्म्स में। ड्रामेटिक मोनोलॉग है, जो ड्रामेटिक मोनोलॉग टर्म्स में दिया है, तो आप उसको पहले याद कर लीजिए अच्छे से, ताकि आप आंसर में भी वो पॉइंट ऐड कर सकें। ठीक है? नेक्स्ट है आपका ईयर। ईयर आपको याद रखने हैं, तो इसकी मैं लिस्ट जल्दी आपको दूंगी। फीचर्स आपको याद रखने हैं, हर एक तरह के वर्क के, राइटर और राइटर के वर्क वो भी आपको याद रखने हैं। ठीक है? इंपॉर्टेंट वर्क,
और इस तरह से अगर आप इन सभी पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे जितने भी मैंने बताए, तो कहीं ना कहीं आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा सिक्योर हो जाएंगे। ये कॉमन मिस्टेक्स हैं जो बच्चे अवॉइड करते हैं, तो अगर आप इस मिस्टेक्स को अवॉइड करेंगे, सॉरी, ये कॉमन मिस्टेक्स है जो आप मतलब नहीं करते हैं, ठीक है, आप ये कमिट करते हैं मिस्टेक, तो अगर आप इन मिस्टेक्स को अवॉइड करेंगे तो ज़रूर आपके मार्क्स अच्छे बनेंगे। तो चलिए अब देखते हैं, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन। लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज से क्वेश्चन है, लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज इज एन एलिगरी ऑफ ह्यूमन नेचर, इसे डिस्कस करिए। ठीक है, ये आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, 200 वर्ड्स का ये आंसर है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे आपको लिखना है प्रॉपर। William Golding's Lord of the Flies, published in 1954, is a powerful allegorical novel that explores the dark and destructive aspect of human nature. तो क्या है, विलियम गोल्डिंग का लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज जो कि पब्लिश्ड होता है 1954 में, ये एक पावरफुल एलेगोरिकल नॉवेल है जो ह्यूमन नेचर के डार्क एंड डिस्ट्रक्टिव एस्पेक्ट को एक्सप्लोर करता है। ठीक है, written in the aftermath of World War II, the novel reflects Golding's belief that evil is inherent in mankind and civilization merely controls it. तो इसमें civilization एंड सैवेजरी दो पॉइंट को डिस्कस किया गया है। तो आपको याद रखना है कि इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था। तो इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था वर्ल्ड वॉर टू। तो ये वर्ल्ड वॉर टू के बैकग्राउंड में जो लिखा हुआ ये जो नॉवेल है, ये गोल्डिंग का ये बिलीफ रिफ्लेक्ट करता है कि मैन काइंड में इविल ऑलरेडी इनहेरेंट है, ये ऑलरेडी इनेट है। ऐसा नहीं है कि ये सैवेजरी या इविल खत्म हो गई है। जो हमारे ईगो पार्ट होता है उसी में, सॉरी, जो हमारे ईद पार्ट होता है उसी में ये इविल रहती है, लेकिन हम रेशनैलिटी के साथ साथ इस इविल को सप्रेस करते हैं। तो ये कह रहे हैं सिविलाइजेशन जो है मुश्किल से ही इसे कंट्रोल कर सकती है। जैसे हम देखते हैं राल्फ रहते हैं और जैक रहते हैं, है ना। तो जैक किसे दिखाते हैं, सैवेजरी को। रॉल्फ किसे दिखाते हैं, सिविलाइजेशन को। तो रॉल्फ कहाँ कंट्रोल कर पाता है, जैक को, राइट। The story of stranded schoolboys on a deserted island serve as an allegory of human society. तो ये स्ट्रैंडेड बॉय मतलब कि जो बच्चे यहाँ छूट गए हैं, जो बच्चे यहाँ फंस गए हैं, है ना, जो हेल्पलेस बच्चे हैं इस डेजर्टेड लैंड में, वो एक एलेगरी सर्व करते हैं किसकी, ह्यूमन सोसाइटी के। अब राल्फ किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, राल्फ रिप्रेजेंट करता है ऑर्डर को, डेमोक्रेसी को एंड सिविलाइजेशन को, while Jack symbolizes savagery, violence, and lust for power. Piggy stands for intellect, logic, and scientific temper, while Simon represents moral goodness and spiritual truth. तो अब देखिए आपका यहाँ पे देखिए चारों पॉइंट कवर हुए या नहीं हुए। एलेगरी से पूछा गया है, तो आपने देखिए पहले तो ये दिखाया कि ये नॉवेल ह्यूमन सोसाइटी को एलेगरी फॉर्म में प्रेजेंट कर रहा है। तो एलेगरी का मतलब क्या होता है कि एक आपकी हिडन मीनिंग होगी और एक आपकी सरफेस लेवल मीनिंग होगी, और एक मैसेज दिया जाता है एलेगरी में। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमें मैसेज मिलता है कि कैसे ह्यूमन सोसाइटी ऑलरेडी सिविलाइज नहीं है, सैवेज है, और सिविलाइजेशन कंट्रोल नहीं कर सकती है। तो ये यहाँ पे बताया गया है। तो रॉल्फ, जैक एंड साइमन, ये सभी, पिगी भी, सभी किसी ना किसी कैरेक्टरिस्टिक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये आप देखा आपने, रॉल्फ किसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऑर्डर को, डेमोक्रेसी को एंड सिविलाइजेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। जबकि जैक सिंबलाइज करते हैं किसे, सैवेजरी को, वायलेंस को एंड लस्ट फॉर पावर। तो हमने देखा था कि कैसे वो लीडर बनना चाहते हैं, वो बहुत वायलेंट है ना, उन्होंने अपना एक अलग ग्रुप बना लिया है। पिगी वो किसे रिप्रेजेंट करता है, वो इंटेलेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, लॉजिक को रिप्रेजेंट करता है एंड साइंटिफिक टेम्पर को रिप्रेजेंट करता है। जबकि साइमन किसे रिप्रेजेंट करता है, मॉरल गुडनेस एंड स्पिरिचुअल ट्रुथ को। तो हर कैरेक्टर यहाँ पे एक सिंबॉलिक लेवल पे फंक्शन करता है, रिवीलिंग डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन नेचर। तो हर कैरेक्टर यहाँ पे ह्यूमन नेचर के डिफरेंट एस्पेक्ट को रिवील करता है। ठीक है, अब यहाँ पे कॉन्च सेल, द कॉन्च सेल इज अ सिग्निफिकेंट सिंबल एंड एल्यूजन टू द पार्लियामेंट्री अथॉरिटी एंड डेमोक्रेटिक ऑर्डर। तो कॉन्च सेल यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट सिंबल है, एक एल्यूजन है पार्लियामेंट्री अथॉरिटी का और डेमोक्रेटिक ऑर्डर का। तो यहाँ पे ये होता है कि जिसके पास कॉन्च सेल होता है वो बोल सकता है, वो अपनी बातें सामने रख सकता है। ओके, लेकिन धीरे धीरे हम क्या देखते हैं कि कॉन्च की जो पावर है वो खत्म हो रही है और लास्ट में कॉन्च टूट जाती है। तो मतलब सिविलाइजेशन अब ब्रेक हो गई।
इट्स ग्रेजुअल लॉस ऑफ पावर शोज द वीकनिंग ऑफ सिविलाइज्ड वैल्यूज। तो कौन सेल की जो पावर धीरे धीरे लॉस हो रही थी वो क्या दिखाती है? सिविलाइज्ड वैल्यूज का वीकेन होना। ओके। द लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज अ पिग्स हेड। लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज क्या था? एक पिग था जिसका शिकार किया था जैक ने, और उसने क्या किया था? हेड को एक स्टिक पे ऐसे हैंग कर दिया था, मतलब एक उसने ऐसा डंडा लगाया था और उसके ऊपर पिग का हेड यहाँ पे लगा दिया था, ठीक है, और उसे नाम क्या दिया था? लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज। तो ये जो है ये भी एक सिंबॉलिक है। इट वॉज माउंटेड ऑन अ स्टिक, और ये बिब्लिकल एल्यूजन है। किसका एल्यूजन है? बेल्जेबब का। बेल्जेबब जो कि डेविल है। सो इट लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज जो एपिक्स हेड है ये सिंबलाइज करता है इनर एविल को दैट इज प्रेजेंट इन ह्यूमन बींग्स। ओके। साइमन्स रियलाइजेशन, क्या रियलाइजेशन है? मे बी देयर इज अ बीस्ट, मे बी इट्स ओनली अस। तो साइमन का ये रियलाइजेशन है कि शायद ये जो बीस्ट जिसके बारे में हम लोग डर रहे हैं, क्योंकि सारे बच्चे डरते होते हैं कि कोई बीस्ट है यहाँ पे जिससे हमें खतरा है, तो साइमन जब इसे देखता है, इस पिग्स हेड को देखता है, तो उसे ऐसा महसूस होता है कि शायद बीस्ट बाहर नहीं, बीस्ट हम सबके अंदर है। ओके। तो ये जो लाइन है इट क्लियरली एक्सप्रेसेस गोल्डिंग सेंट्रल मैसेज। ओके। द ब्रूटल मर्डर ऑफ साइमन एंड पिगी। साइमन का मर्डर हो जाता है एंड पिगी का मर्डर हो जाता है। तो पिगी को जो रॉल्फ के फ्रेंड है वो, नॉट रॉल्फ के फ्रेंड, जैक के जो फ्रेंड है, ठीक है, वो एक पत्थर मार के उनका मर्डर कर देते हैं, और साइमन को सब बच्चे बीस समझ के उसको किल कर देते हैं। तो दोनों का जो ब्रूटल मर्डर होता है वो डिमॉन्स्ट्रेट करता है, क्या डिमॉन्स्ट्रेट करता है? द कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ मोरालिटी एंड रीजन। ठीक है, द कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ मोरालिटी एंड रीजन। Golding emphasizes that when society restraints disappear, social restraints disappear, human revert to barbarism। तो यहाँ पे गोल्डिंग किस बात पे एम्फेसाइज करते हैं कि जब सोसाइटी का कंट्रोल खत्म हो जाता है, सोशल रिस्ट्रेन या जो भी आप कह सकते हैं ऑब्स्टेकल्स या लिमिटेशन, जो बाउंडेशन है, ठीक है, या आप कंट्रोल कह सकते हैं, जब वो डिसअपियर हो जाता है तो ह्यूमन कहीं ना कहीं बार्बरिज्म में रिवर्ट हो जाता है। तो आप सब देखें, कहीं ना कहीं हम जो करना चाहते हैं और हम जो कर रहे हैं उसमें एक अंतर होता है। मतलब कि अगर कोई व्यक्ति सोचे कि मैं रोड पे डांस करूं, तो क्या ये पॉसिबल है? क्या हर कोई करता है? क्या नहीं। या कई बार ऐसा होता है कि किसी को किसी पे गुस्सा आ गया और उसे मन कर रहा है कि उसे उसे बहुत, मतलब परेशान करे, या मतलब फिजिकली उसको हैरेस करे या मारे, है ना? तो ऐसे बहुत कम लोग हैं जो ऐसा करते हैं। किसी ने किसी की इंसल्ट कर दी तो क्या मन करता है कि इसे मारे, है ना? ऐसा यूजुअली लोगों के अंदर होता है। तो आप नहीं मारते हैं क्योंकि आप एक सोसाइटी का हिस्सा हैं। और अगर आपने देखा है कि बहुत लोग ब्रुटैलिटी में बहुत ज़्यादा बड़ा कदम उठा लेते हैं, है ना? सैवेजरी की, बार्बरिज़्म की सारी लिमिटेशन क्रॉस कर देते हैं। तो ये क्या बताता है कि इंसान जो है वो सैवेज ही है, ठीक है? द डार्कनेस ऑफ मैन्स हर्ट इज द नॉवेल्स डोमिनेंट कंसर्न। तो ये इस नॉवेल का डोमिनेंट कंसर्न क्या है? द डार्कनेस ऑफ मैन्स हर्ट। तो कंक्लूजन में अगर हम देखें तो इन कंक्लूजन हम कह सकते हैं लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज इज अ ग्रिम एलिगरी रिवीलिंग दैट इविल ओरिजिनेट्स विद इन ह्यूमन नेचर इटसेल्फ एंड सिविलाइजेशन इज ओनली अ फ्रेगाइल प्रोटेक्टिव लेयर। ये बताते हैं कि लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज एक बहुत ही सीरियस एलिगरी है जो रिवील करती है कि एविल ऑलरेडी इंसान के नेचर के अंदर ही ओरिजिनेट होती है, ऑलरेडी उसके नेचर में है, और सिविलाइजेशन बहुत ही कमजोर प्रोटेक्टिव लेयर है उसको बचाने के लिए या एविल को रोकने के लिए। तो ये देखिए, आपको ये देखिए कंप्लीट आंसर है कि नहीं है? आपकी इसमें कोटेशन भी इंक्लूड हो गई, आपके सारे सिंबोलिज्म जो एलेगोरिकल जो पॉइंट्स है वो भी इंक्लूड हो गए, और आपने स्टार्टिंग भी अच्छे से करी। देखिए आपकी ये प्रॉपर बिगनिंग है ना? आपने पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड लिख दिया, आपने इसके सारे जो भी मेन पॉइंट्स है वो लिख दिए, क्या किसको सिंबलाइज कर रहे हैं ये आपने लिखा। इसके अलावा आपने लाइंस ऐड करी, सेंट्रल मैसेज दिया, और फिर आपने प्रॉपर एंडिंग दी, ठीक है? ये आपने थीम भी लिख दी और प्रॉपर आपने एंडिंग करी। तो आपको देखिए इसी तरह आंसर लिखने हैं, और ये आंसर राइटिंग आपकी एक दिन में नहीं आएगी, आपको धीरे धीरे लिखना होगा। मैं अपनी तरफ से ये कर सकती हूँ कि टॉपिक वाइज आपको आंसर प्रोवाइड कर सकती हूँ कि कैसे कैसे आपको आंसर लिखने हैं। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं है आंसर राइटिंग के लिए, ताकि मैं और भी ऐसे वीडियोस आपके लिए ला सकूँ। नेक्स्ट आज का नॉवल जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है द ओल्ड मैन एंड द सी, अर्नेस्ट हेमिंग्वे का 1952
तो राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सैंटियागो, जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पे आया। कैरेक्टर से भी क्वेश्चन आएगा, मैंने आपको बताया था कैरेक्टर स्केच से क्वेश्चन आ सकता है, थीम से क्वेश्चन आ सकता है आपका नॉवेल से, ठीक है, या कोई जॉनरा वाइज भी क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे अभी हमने लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज में एलेग्री का पॉइंट देखा, ठीक है। तो सैंटियागो इज द प्रोटोगोनिस्ट ऑफ द ओल्ड मैन एंड द सी, 1952. He is an aged Cuban fisherman who had gone 84 days without catching a fish, symbolizing struggle and endurance. तो अब क्या है, सैंटियागो इस ओल्ड मैन एंड द सी का प्रोटोगोनिस्ट है, और वो एक एज्ड मतलब बूढ़े क्यूबन फिशरमैन हैं, और 84 डेज तक इन्होंने कैच नहीं करी है कोई भी फिश, जो कि सिंबलाइज कर रहा है क्या, स्ट्रगल एंड एंड्योरेंस। और ये स्ट्रगल एंड एंड्योरेंस किसकी खासियत है, कोड हीरो की। तो आप ये भी ऐड कर सकते हैं कि ही इज अ रिप्रेजेंटेटिव कोड हीरो, ओके। डिस्पाइट फिजिकल वीकनेस ही possesses mental strength, पेशेंस एंड डिग्निटी, ये भी कोड हीरो के ही सारे करेक्टरिस्टिक हैं। तो फिजिकल वीकनेस होने के बावजूद उसने अपने अंदर रखी है, क्या रखी है, मेंटल स्ट्रेंथ उसने बना के रखी है, पेशेंस है, और उसके अंदर डिग्निटी है। सैंटियागो बिलीव्स इन परसेवरेंस एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, तो सैंटियागो बिलीव करते हैं परसिवरेंस में, मतलब दृढ़ता में, एंड सेल्फ रेस्पेक्ट में। वो बहुत दृढ़ है अपने जो भी डिसीजन है उसको लेके। और उनका स्टेटमेंट क्या है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अ मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट नॉट डिफीटेड। अगर आपने आंसर इस स्टेटमेंट के बिना लिखा तो आपका आंसर अधूरा माना जाएगा, ठीक है। तो ये रिवील करता है उनकी हीरोइक स्पिरिट को। सैंटियागो रेस्पेक्ट रिप्रेजेंट करते हैं हेमिंग्वे के आइडियल हीरो को, हु फेसेस सफरिंग विद करेज एंड डिसग्रेस। तो ये आपका पॉइंट, ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट था। तो ये देखिए, ये छोटा सा आंसर है, इस ऐसा क्यों है, क्योंकि शॉर्ट आंसर है, 125 का है, तो इसमें लिमिट आपकी कम ही है। तो कहीं ना कहीं आप सारे पॉइंट्स कवर नहीं कर सकते, लेकिन ये आप जब भी सैंटियागो का कैरेक्टर शॉर्ट में लिखेंगे तो आप कोड हीरो की सारी कैरेक्टरिस्टिक को उनके अकॉर्डिंग ऐड कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डिस्कस द थीम ऑफ एंडोरेंस। एंडोरेंस की थीम आप ओल्ड मैन एंड द सी में डिस्कस करिए। तो एंडोरेंस इज अ सेंट्रल थीम ऑफ द नॉवेल ओल्ड मैन एंड द सी, आप इसमें ईयर लिख दीजिएगा। सैंटियागोज लॉन्ग बैटल विद द मार्लिन डिमॉन्स्ट्रेट्स हिज फिजिकल एंड स्पिरिचुअल स्टैमिना, ठीक है। दो ओल्ड एंड इंजर्ड ही रिफ्यूजेस टू सरेंडर, हिज स्ट्रगल सिंबलाइजेस मैंस फाइट अगेंस्ट फेट एंड नेचर। अब देखिए क्या है, एंडोरेंस जो सहनशीलता है, ये इस नॉवेल की सेंट्रल थीम है जो सैंटियागो दिखाते हैं। सैंटियागो का जो लॉन्ग बैटल है विद मार्लिन, क्योंकि ये काफी दिन चला, 3 दिन लगभग चलता है, ये डिमॉन्स्ट्रेट करता है उनकी फिजिकल एंड स्पिरिचुअल स्टैमिना, या आप स्ट्रेंथ भी लिख सकते हैं, है ना। क्योंकि मार्लिन भी हार नहीं मानती है और सैंटियागो भी हार नहीं मानते, इसलिए वो मार्लिन को ब्रदर भी बोलते हैं, माय ब्रदर करके भी संबोधित करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये भी उन्हीं की जैसी है ना। तो हालांकि वो ओल्ड हैं और इंजर्ड भी हो जाते हैं, उनका हाथ कट जाता है ना, लेकिन वो कभी भी सरेंडर करने के लिए राजी नहीं होते हैं। और उनका स्ट्रगल सिंबलाइज करता है, क्या सिंबलाइज करता है, मैन्स फाइट अगेंस्ट फेट एंड नेचर। तो यहाँ पे मैन वर्सेस नेचर इस नॉवेल की थीम है ना। द नॉवेल सेलिब्रेट्स ह्यूमन एंडोरेंस इवन इन द इनएविटेबल डिफीट। ये नॉवेल सेलिब्रेट करता है इनएविटेबल डिफीट के सामने ह्यूमन एंडोरेंस को। मतलब कि कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि यहाँ पे जो सैंटियागो हैं उनकी हार होनी निश्चित है, ठीक है। जैसे डेथ होती है, डेथ आनी निश्चित होती है, तो प्रॉस्पिके में रॉबर्ट ब्राउनिंग कहते हैं ना कि आई वॉज एवर अ फाइटर सो वन फाइट मोर, द बेस्ट एंड द लास्ट। तो ये उनकी क्या दिखा रही है, उनकी दृढ़ता दिखा रही है, ये उनका एंडोरेंस दिखा रहा है। सेम एज हमें यहाँ पे सैंटियागो के कैरेक्टर में भी एंडोरेंस दिखता है, ठीक है। Santiago's perseverance reflects Hemingway's philosophy that true victory lies in courageous struggle, not in material success. तो यहाँ पे सैंटियागो की जो परसिवरेंस है वो दिखाती है, क्या दिखाती है, हेमिंग्वे की फिलोसफी that true victory lies in courageous struggle, not in material success. तो करेजियस स्ट्रगल में ही विक्ट्री है, मटेरियल सक्सेस में नहीं। तो आप देखते हैं लास्ट में सैंटियागो हीरो बन जाते हैं, है ना। पहले उन्हें सैलाओ बोला जाता है कि वो एक अनलकी पर्सन है, उन्होंने बहुत समय से फिश पकड़ी नहीं, लेकिन बाद में उन्हें हीरो बोला जाता है ना। और इसके अलावा इनके रिलेटेड एक और भी पॉइंट है, अफ्रीकन हीरो जो ही लायंस है,
है ना? ये उनको सपने में देखते हैं, तो ये भी कहीं न कहीं रिप्रेजेंटेटिव ही है। तो आई होप कि आपको ये आंसर समझ में आए हैं। ये भी आपका शॉर्ट आंसर ही था, इसलिए बहुत छोटा आंसर था। और नेक्स्ट सेशन में मैं जल्दी ही आपके लिए और भी आंसर लेके आऊँगी, ताकि आपको समझ में आए। दोबारा से मेरी उन लोगों के लिए एक रिक्वेस्ट है, जिसमें से बहुत सारे बच्चे भी नए जुड़े हैं, तो आप पहले की वीडियोज़ को देखिएगा ताकि आपको आइडिया लगे। क्योंकि मैंने शुरुआत से ही बताया है कि आप आंसर राइटिंग करना कैसे शुरू करें, क्या आपको पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं, तो ये आपको आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सिखा रही हूँ कि कैसे आपको लिखना है। इसके अलावा हम एक वीडियो बहुत जल्द इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन कैसे किया जाए, इस पे भी लाएँगे, तो आपको आइडिया लगे। तो बहुत सारे वीडियोज़ आने वाले हैं आंसर राइटिंग के लिए, तो आप लोग कनेक्टेड रहिए और ये ज़रूर बताइए कि आपके लिए ये वीडियोज़ हेल्पफुल हैं या नहीं हैं, तो ताकि मुझे भी एक मोटिवेशन मिलता रहता है आपके लिए और भी हार्ड वर्क करने का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू ऑल।